नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 सामग्री के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत कक्षा 8 विषय विज्ञान का जो लर्निंग गेप है, अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और पढ़ लेते हैं अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा। और वन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वनों का बड़ा ही महत्व है ना। हरे भरे वनों को हम जो है हरे पेड़ के नाम से भी जानते हैं और हरे फेफड़े के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हमारे फेफड़ों के समान कार्य करते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। वन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे साथ साथ में जो वन्यजीव होते हैं वे भी वनों पर आश्रित होते हैं। वन उनके लिए आश्रय प्रदान करते हैं और आवास भी उन्हें देते हैं। जैसे शेर, चीता, बाघ, हिरण, बारहसिंगा, भालू, हाथी आदि जो जीव हैं ये सघन वनों में रहते हैं। अब कुछ जो वृक्ष होते हैं वे जंगली होते हैं, जो जंगल में पाए जाते हैं, जैसे साल है ना, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार, बबूल आदि, है ना। ये वन क्या है? जीवों का आवास है और जंगली जीव जो है सघन वनों में रहते हैं। यदि हमें जब भी वन में जाने की आवश्यकता होती है या जब भी हम वन में जाते हैं तो हमें वहाँ पर शोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो वन्य जीव रहते हैं वे घबरा जाते हैं और आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए वनों में हमें शोर नहीं करना चाहिए। अब वृक्ष के जो आकार होते हैं उसके आधार पर वृक्ष को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है वृक्ष, होता है पेड़। इनका तना मोटा होता है, ऊंचाई बहुत अधिक होती है ना, और इसमें शाखाएं बहुत ज़्यादा होती है। जैसे बड़ यानी बरगद हम कहते हैं, है ना, पीपल है, नीम है, बबूल है, ये वृक्ष के उदाहरण हैं। दूसरा जो प्रकार होता है वह होता है झाड़ी। झाड़ी में क्या होता है? इसका तना हरा होता है और इसकी ऊंचाई वृक्षों से कम होती है, कमज़ोर तना होता है, जैसे गुलाब, कपास, मेहंदी, नींबू, सीताफल आदि। उसका तीसरा जो प्रकार होता है शाक। शाक यानी इसका तना हरा होता है और कमज़ोर होता है, ठीक है। इसके अंदर से जो है तने में से पत्तियां या शाखाएं नहीं निकलती हैं, है ना। शाखाएं निकलती है वो भी काफ़ी कमज़ोर होती है और लंबाई बहुत कम होती है, जैसे पालक, मेथी, धनिया, घास आदि ये शाक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये मुख्य प्रकार हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि जीव होते हैं वे पोषण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषी, यानी ऐसे जीव जो भोजन या पोषण के लिए स्वयं पर निर्भर होते हैं, खुद अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे हुए, हरी नीली शैवाल हुई, ये कहलाएंगे स्वपोषी कहलाएंगे। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है परपोषी। ऐसे जीव जो पोषण के लिए पेड़ पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम कहते हैं परपोषी, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, हिरण, है ना, आदि जो होते हैं ये परपोषी होते हैं, ठीक है। तीसरा होता है मृतोपजीवी, यानी ऐसे जीव जो मरे या सड़े गले पदार्थों पर उत्पन्न हो जाते हैं और वहीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मृतोपजीवी, ठीक है ना। अब भोजन के आधार पर जीवों का हम यदि करें वर्गीकरण तो वे 3 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, है ना। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला प्रकार होता है शाकाहारी।
ऐसे जीव जो केवल पेड़ पौधे या उनसे बने उत्पादों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं शाकाहारी, जैसे हिरण, खरगोश, बकरी, गाय आदि। दूसरा होता है मांसाहारी। ऐसे जीव जो केवल भोजन में मांस का उपयोग करते हैं वे कहलाते हैं मांसाहारी जीव, जैसे शेर, बाघ, सांप, चील आदि। तीसरा होता है सर्वाहारी। ऐसे जीव जो भोजन के रूप में शाकाहार एवं मांसाहार सभी भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं वे कहलाते हैं सर्वाहारी, जैसे मनुष्य हुआ, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, पक्षी आदि। ये तीन मुख्य प्रकार होते हैं भोजन के आधार पर। इसके अलावा भी चौथा जो प्रकार होता है वो होता है अपघटक। तो अपघटक क्या होता है कि वह सूक्ष्मजीव होता है जो मरे एवं सड़े गले पदार्थों में उत्पन्न होकर के जटिल कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में विघटित करके वन एवं प्रकृति का शुद्धिकरण कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपघटक, है ना। अगला जो प्रकार होता है वो होता है सूक्ष्म जीव का। ऐसे जीव जिन्हें हम साधारण नेत्रों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए आवर्धक लेंस या फिर सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। ये दो प्रकार इसके और हो गए हैं, लेकिन भोजन के आधार पर मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं, है ना, और दो ये पांच। ठीक है, इसके बाद में आपने नाम सुना होगा ह्यूमस। देखिए, जो मिट्टी की उत्पादकता होती है वह ह्यूमस पर डिपेंड करती है। अब ह्यूमस कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए, जो सूक्ष्मजीव होते हैं ना वे मृत पादपों एवं मृत जीवों के ऊतकों को, है ना, भोजन के रूप में खाकर गहरे रंग के भुरभुरे पदार्थ में बदल देते हैं जो मृदा के पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो इन्हें हम कहते हैं ह्यूमस। ठीक है ना। चलिए, अब वन उत्पाद। वनों से हमें इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, कत्था, लाख, जड़ी बूटियाँ, फल, मांस, मसाले, औषधियाँ, तेंदुपत्ता, गोंद आदि हमें प्राप्त होता है। अब हम समझ लेते हैं फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या है कि प्रकृति में यानी नेचर में जितने भी जीव हैं वे भोजन के लिए परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो भोजन की जो निर्भरता होती है इसमें क्या होता है, ये जीव एक श्रृंखला बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला यानी फूड चैन। जैसे घास कौन खाता है? हिरण, और हिरण खाता है शेर। तो ये क्या हो गया? फूड चेन हो गया है, खाद्य श्रृंखला हो गई है। घास को कीट खाते हैं, कीट को मेंढक, मेंढक को सर्प और सर्प को गरुड़, इस प्रकार से। ठीक है ना। चलिए, अब संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हम कर लेते हैं इसका अभ्यास वर्कशीट नंबर 1। इसका पहला प्रश्न है कि वनों में रहने वाले जीवों के नाम लिखिए। वनों में रहने वाले जीवों के नाम हैं शेर, चीता, बाघ, हिरण, बारहसिंगा, भालू, हाथी आदि जो है वनों में रहने वाले जीव हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अपने क्षेत्र के आसपास के वनों में भ्रमण करने के बाद वनों में पाए जाने वाले जंगली पौधों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा शीशम, नीम, सेमल, पलाश, आंवला, खैर, बबूल आदि। तीसरा प्रश्न है, वनों को हरे फेफड़े क्यों कहते हैं? ये पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि यह हमारे फेफड़ों के समान कार्य करते हैं। यह वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है, वनों में भ्रमण के दौरान हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि शोर करने पर जंगली जीव घबरा जाते हैं एवं हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अतः वनों में शोर नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितान यानी कैनोपी का वनों के संबंध में क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होगा ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचे, है ना, यानी ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं जिन्हें वितान या कैनोपी कहते हैं। अगला प्रश्न आएगा, अधोतल शब्द से क्या
समझते हो। वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप अलग अलग होती हैं। इस कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती है। इन्हें अधोतल कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोतल। वनों से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है? तो वनों से हमें लकड़ी, कत्था, लाख, जड़ी बूटियाँ, फल, बाँस, मसाले, औषधियाँ, तेंदुपत्ता, गोंद आदि प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, वन जीव जंतुओं की किस तरह से सहायता करते हैं? वन जीव जंतुओं को आश्रय एवं आवास देते हैं। अब कर लेते हैं हम अभ्यास वर्कशीट नंबर 2। इसका पहला प्रश्न है, जिनका तना मोटा एवं कठोर होता है उन्हें किस नाम से जानते हैं? 2 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जिनका तना मोटा एवं कठोर होता है उन्हें वृक्ष नाम से जानते हैं। मतलब क्या कहते हैं? उनको वृक्ष कहते हैं, ट्री। जैसे बड़, पीपल, नीम, बबूल आदि। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं? कारण बताइए। क्योंकि हरे पेड़ पौधे भोजन या पोषण के लिए स्वयं पर निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाहारी जीवों के 3 उदाहरण बताइए। तो इसका उत्तर होगा मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, चूहा आदि। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को परिभाषित कीजिए। ऐसे जीव जिन्हें हम साधारण नेत्रों से नहीं देख पाते हैं, जिन्हें देखने के लिए आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपघटक पर्यावरण के लिए लाभकारी क्यों माने जाते हैं? उत्तर, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर वनों एवं प्रकृति का शुद्धिकरण करते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों से ह्यूमस कैसे बनता है? सूक्ष्मजीव मृत पादपों एवं मृत जीवों के ऊतकों को भोजन के रूप में खाकर गहरे रंग के भुरभुरे पदार्थ में बदल देते हैं। यही भुरभुरा पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, प्रकृति से विभिन्न जीव भोजन के लिए परस्पर निर्भर रहते हैं। भोजन की निर्भरता में जीव एक श्रृंखला बनाते हैं। इन्हें खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास, घास कौन खाता है? हिरण, और हिरण को खाता है शेर। ये इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला बन जाती है। अगला प्रश्न है, हमारे आसपास वन कम क्यों होते जा रहे हैं? कोई 5 कारण बताइए। उत्तर है, हमारे आसपास वन कम होने के निम्न कारण हैं। पहला कारण क्या है? वनों की कटाई। दूसरा, सड़कों इमारतों का निर्माण। तीसरा, औद्योगिक विकास। चौथा, कच्चे माल का वनों से दोहन। पांचवा, आग लगना। और छठा है प्राकृतिक आपदाएं। इन कारणों से जो है हमारे आसपास कम वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को परिभाषित कीजिए। ऐसे जीव जिन्हें हम साधारण नेत्रों से नहीं देख पाते हैं, जिन्हें देखने के लिए आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपघटक पर्यावरण के लिए लाभकारी क्यों माने जाते हैं? उत्तर, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में विघटित करके वनों एवं प्रकृति का शुद्धिकरण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों से ह्यूमस कैसे बनता है? सूक्ष्मजीव मृत पादपों एवं मृत जीवों के ऊतकों को भोजन के रूप में खाकर गहरे रंग के भुरभुरे पदार्थ में बदल देते हैं। यही भुरभुरा पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला को उदाहरण सहित समझाइए। प्रकृति से विभिन्न जीव भोजन के लिए परस्पर निर्भर रहते हैं।
भोजन की निर्भरता में जीव एक श्रृंखला बनाते हैं, इन्हें खाद्य श्रृंखला कहते हैं, जैसे घास, हिरण, शेर आदि। अगला प्रश्न है, हमारे आसपास वन कम क्यों होते जा रहे हैं? कोई 5 कारण बताइए। तो हमारे आसपास वन कम होने के निम्न कारण हैं। पहला, वनों की कटाई। दूसरा, सड़कों इमारतों का निर्माण। तीसरा, औद्योगिक विकास। चौथा, कच्चे माल का वनों से दोहन। पांचवा, आग लगना। छठा है प्राकृतिक आपदाएं आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? अपने भाई बहनों से विचार विमर्श कर उत्तर लिखिए। उत्तर आ जाएगा, निम्न कारणों से वनों का हमारे जीवन में महत्व है। नंबर 1, वन एक गतिक सजीव इकाई है। 2, वन पादपों, जीवों एवं सूक्ष्म जीव के बीच मिलकर तंत्र बनाते हैं। तीसरा, जल स्तर बढ़ाने में सहायक हैं। चौथा, कच्चे उत्पाद वनों से प्राप्त होते हैं। पांचवा, ताप को नियंत्रित करते हैं। और छठा है, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का नियमन बनाए रखते हैं। प्रश्न 10वां, भूजल स्तर, भौम जल स्तर को बढ़ाने में वन किस तरह सहायक हैं? उत्तर, भूमि की सतह के नीचे संग्रहित होने वाला जल भौम जल कहलाता है। वर्षा के जल के प्राकृतिक अवशोषण का कार्य करते हैं, जो भूमि में भौम जल स्तर को बनाए रखता है। अब आ जाते हैं हम प्रोजेक्ट पर। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट का पहला प्रश्न है कि अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की पत्तियां एकत्र कर चिपकाएं एवं हार्वेरियम बनाएं एवं पौधों के नाम जानकर लिखें। तो ये आप काम कर सकते हैं, अपने आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां यहाँ पर आप चिपका दें, है ना, और उनके बारे में लिख दें कि ये पत्तियां किस पेड़ की है। उसके बाद में दूसरा है, वनों में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतुओं के चित्र काटकर अपने कापी में चिपकाइए। तो यहाँ पर आपको शेर, चीता, हिरण आदि के चित्र यहाँ पर चिपका देने हैं। तीसरा है, वनों से प्राप्त 5 वन उत्पादों के नाम लिखें। वे किस वृक्ष से प्राप्त होते हैं एवं उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर है पहला लकड़ी। ठीक है ना, वन उत्पाद क्या है? लकड़ी है। ये हमें सागौन से प्राप्त होती है और सागौन की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, पलंग, दरवाजे, खिड़कियाँ आदि बनाने में होता है, सोफा सेट, है ना। अब दूसरा उत्पाद क्या है? फल है। फल हमें प्राप्त होता है, जाम से होता है, आम से होता है, जामुन से होता है। तो फलों के अगर हम खाते हैं और फलों से विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तीसरा उत्पाद है बाँस। ये हमें बाँस नामक वृक्ष से प्राप्त होता है और इसका उपयोग मकान बनाने में होता है, टोकरियाँ आदि बनाने में होता है ना। फिर अगला मसाले आते हैं। अब मसाला हमें लौंग से प्राप्त होता है, इलायची से प्राप्त होता है ना। इसके अलावा और भी जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे प्राप्त होता है और इसका उपयोग हम करते हैं भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं। फिर हमें प्राप्त होता है तेंदू पत्ता। ये तेंदू नामक जो पौधा होता है ना, उससे हमें प्राप्त होता है ना, तेंदू पत्ता का। इसका जो उत्पाद क्या होता है, खास करके तेंदू पत्ता का उपयोग होता है बीड़ी बनाने में, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न क्रमांक 4, यदि वन ना हो तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, यदि वन ना हो तो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, वन्य जीव समाप्त हो जाएंगे, वर्षा में कमी हो जाएगी और जीवन उपयोगी जो औषधियाँ हैं वे हमें नहीं मिल पाएगी। इस कारण से पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनों का महत्व पर अपने विचार लिखिए। तो देखिए, वनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वनों के कारण ही वर्षा होती है, वातावरण का तापमान नियंत्रित करते हैं, वन्य जीवों को आश्रय व आवास उपलब्ध करवाते हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ व इमारती लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी भी हमें वनों से प्राप्त होती है। इसलिए वनों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है।
अब हम कर लेते हैं स्व आकलन। प्रश्न पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वनों को हरे फेफड़े भी कहा जाता है। दूसरा है, वनों में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, जिन्हें हम वितान कहते हैं। परपोषी भोजन के लिए पेड़ पौधों एवं अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। चौथा है, शाकाहारी जीव भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं और शाक वन में ह्यूमस की जो है परत बनाते हैं। ठीक है ना। अब जोड़ी बनाइए। अब जोड़ी में है वनों की ऊपरी परत, है ना, इसे हम वितान भी कहते हैं। सर्वहारी जीव मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि हैं। मृतोपजीवी है, ये मरे एवं सड़े गले पदार्थों पर उत्पन्न जीव होते हैं। भौम जल स्तर, ये भूमि की सतह के नीचे का जल स्तर होता है, जिसे हम कहते हैं भौम जल स्तर। और वन उत्पाद हैं गोंद, कत्था, लकड़ी, लाख, जड़ी बूटी आदि। अब हम कर लेते हैं सही या गलत। पहला है, वनों में सभी अवयव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, तो बिल्कुल सत्य है। वन में जितने अवयव होते हैं वे सारे एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं, ये हो गया सत्य। दूसरा है, वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, बिल्कुल सत्य है ना, करते हैं। तीसरा है, वन जलवायु एवं जल चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं, असत्य है। वन जो है जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। चौथा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों एवं जीवों पर क्रिया द्वारा बनने वाला उत्पाद ह्यूमस है। जी हाँ, सही है, ये सत्य हो जाएगा, है ना। अगला है, सूक्ष्म जीव या आवर्धक लेंस की सहायता के बिना भी सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है, यह असत्य है ना। यानी सूक्ष्म जीवों को बिना सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि लर्निंग आउटकम्स आधारित हमारी जो लर्निंग जो सामग्री है कक्षा 8 विषय के लिए जो निर्धारित की गई थी उसका ये अंतिम अध्याय था। इसी के साथ में हमारा ब्रिज कोर्स का जो है समाप्त होता है। अब इसके बाद में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जो है इसी ब्रिज कोर्स यानी N-1 सामग्री पर आधारित होगी। इन्हें आप पढ़ें और इनके सारे वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सभी विषयों के कक्षा 8 के सभी विषयों के सभी चैप्टर्स के वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा वार्षिक परीक्षा की तैयारी में आपको 15 नवंबर के बाद में स्टार्ट करवाऊंगा। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहते हैं। और मैं आपके लिए आपकी पढ़ाई के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती है वो हमेशा मैं इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। अच्छा लगा है तो लाइक करना न भूलें, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और चैनल पर यदि पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।